21-22 टर्म 1 क्लास 10 सोशल साइंस। सो वी विल गेट स्टार्टेड। ये वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी हम पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, सेक्शन ए अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24 क्वेश्चन। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको सारा आइडिया मिल जाए कैसे करना है पेपर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न। ये हमारी हिस्ट्री बुक में है, चैप्टर 1 में। तो इसका आंसर है गुसीपी मजीनी। गुसीपी मजीनी ने ही यंग यूरोप नाम की, यंग यूरोप कहाँ है, यंग यूरोप की वो निकाली थी। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी अंडरग्राउंड इन बर्न। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, गुसीपी मजीनी। ये पेज नंबर 20 पे आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि ये कैसे दे रखा है। ठीक है, और हम करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन हमने ये कहाँ पे देखा था, यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 पे। हमने सारी चीज़ें देख रखी है। ठीक है, यूनिफिकेशन हुआ था ग्रेट ब्रिटेन का, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में उनका ये रिजल्ट था, उससे ये लोग यूनिफाई हो गए थे। ठीक है, और है हमारा आंसर है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ज़ोल्वेरिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, हमारा थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, सी। इट वॉज अ कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। ज़ोल्वेरिन ये दिए रखा है 1847 में हुई थी, और ये इट इज़ अ कस्टम यूनियन थी। इट इज़ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द 3 वॉर्स विद प्रशिया एंड एंडेड विथ विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो क्या हमारा इसका आंसर है, इसका आंसर हमारा ये है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप पेज नंबर 19 पे भी देख सकते हो कि मतलब हमने देख रखा है कि कौन कौन सी 3 कंट्रीज़ थी, आपको पूरी याद होनी चाहिए। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ठीक है, ये कंट्री थी जो लोग मतलब प्रशिया से वॉर लड़े थे। ठीक है, जो प्रशिया के साथ लड़ने में थे और उन्हें जीते थे, और इससे यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का। ठीक है, अब फिफ्थ है आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एट अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। की मतलब फ्रीडम ऑफ मार्केट्स चाहते थे, तो ये किस में था, लिबरलिज्म। ये आपकी लाइन में होगा, पेज नंबर 9 में ये दे रखा है कि लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। ठीक है, तो ये मार्केट्स दे रखा है। ठीक है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कस्टम बैरियर हटे, तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन लिबरलिज्म इज़ करेक्ट। ठीक है, अब एस चूज़ द करेक्टली मैच पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड एरियाज देयर। अब हमें चेक करना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, तो अब देखिए ग्राउंड नट और असम। ठीक है, ग्राउंड नट और असम में नहीं उगता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। असम में क्या होता है, टी होती है ज़्यादातर, और गुजरात में नहीं, टी होती ही नहीं है, तो इसीलिए ये भी नहीं, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि कॉफ़ी है कर्नाटका में, ये ग्रो होती है, बिकॉज इन साउथ में कॉफ़ी इज़ वेरी मच ग्रोन। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में शुगर केन, दिस ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन कॉफ़ी कर्नाटका। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब 7 द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स इज कॉल्ड। अब ये क्या बोला है कि मतलब जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड पास्ट मतलब 1 से 5 साल के बीच में जो छोड़ा गया हो लैंड हो, उसको हम क्या कहते हैं, फैलो लैंड। ठीक है, इसमें से बंजर ज़मीन भी मतलब बैरन लैंड भी नहीं होगा, फॉरेस्ट लैंड भी नहीं होगा, ग्रेजिंग लैंड भी नहीं होगा। हमारा आंसर ये क्या है, फैलो लैंड है। ठीक है, और है Which of the following conferences convened to discuss environmental protection and socio-economic development at the global level in 1992? तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ये हमें बहुत क्लियरली हमारी बुक में दे रखा है, ज्योग्राफी की चैप्टर 1 में। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी, ये सारी समिट नहीं हुई थी, सिर्फ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी। ठीक है, यही हुई थी हमारी। और है हमारा 9th क्वेश्चन, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर टूरिज्म और इकोलॉजिकल एक्सपेंट। मतलब कि कौन सा पेरिनियल फ्लो, मतलब कि सीजन फ्लो होता रहता है रिवर्स का, और इससे टूरिज्म भी अच्छा होता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी हमारी ये चीज़ें अच्छी होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन्स में रिवर्स फ्लो होती है। ठीक है, और वहाँ टूरिज्म मतलब माउंटेनिंग करने भी कितने लोग चाहते हैं ना, तो वही चीज़ होती है, और इकोलॉजिकल भी वो बहुत ब्यूटीफुल माना जाता है। तो क्या हो गया हमारा आंसर, डी ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अब हमारा 10th क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, मतलब कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे लैंड खराब होती जा रही है दिन ब दिन। तो हमारा ए ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन, ना ही क्रॉप रोटेशन। तो ये अच्छा प्रोसेस है जिससे हमारी लैंड डिग्रेड नहीं होने वाली, शेल्टर बेल्ट से भी नहीं होने वाली। इट इज़ अ वे कि हम लैंड डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। ये तो तीन जो बी सी डी ऑप्शन है ना, ये तो दे रखे हैं हमें कि मतलब हमें क्या बोलते हैं, हमें ये दे रखा है कि सही ऑप्शन है, और डिफॉरेस्टेशन ही लैंड को ख़राब करता है, ये ख़राब नहीं करता क्रॉप रोटेशन। ठीक है, ये तो अच्छा करता है। ठीक है, तो अब 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिपेंड अडॉप्टेड मेजॉरिटेनिज्म इन दर कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हमें पता है बहुत आसान से, ये इसमें केस स्टडी दे रखी है। जैसे कि क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में हमें दे रखा है ना केस स्टडी, तो मेजॉरिटेनिज्म का एक हेडिंग भी है, वो श्रीलंका का है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 है, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा ये जो 12th का जो आंसर है वो है कि रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, क्या होता है कि प्रोवाइड्स एथनिक कल्चर डेवलप, बोला है कौन सा रीज़न होता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करना क्यों बन जाता है, पावर शेयरिंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई भड़ाई ना हो, तो उसके लिए रिड्यूसेस ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा कि सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट से हम बचेंगे। ठीक है, इससे प्रोवाइड एथनिक कल्चर डेवलपमेंट पीपल टू एंजॉय फेस्टिवल, के जो बी सी डी ऑप्शन सही पे हैं। ठीक है, तो कौन सा हमें पूछा है रीज़न क्या है कि पावर शेयरिंग क्यों करते हैं, तो इसलिए जिससे कि लोगों में लड़ाई ना हो। ठीक है, अब हमारा है सेकेंड क्वेश्चन, apart from central and state government, Belgium has third kind of government as well. Identify the third kind बताओ from the following option. ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगा, सोशलिस्ट भी नहीं होगा, हमारा कौन सा आंसर सही होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये हमारा सिविक्स की बुक में दे रखा है, पेज 5 पे ही दे रखा है कि कैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, और इसको बताना है किस टाइप की गवर्नमेंट है, बेल्जियम है तो किस थर्ड टाइप की गवर्नमेंट क्या है। देखो डेमोक्रेटिक भी होता है, लिबरल भी होती है, सोशलिस्ट भी होती है, तो बेल्जियम कौन सी टाइप की होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब है 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। ये चैप्टर 2 फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है यूएसए। कमिंग टुगेदर मतलब जितनी भी कंट्रीज़ होती है वो यूएसए उसके पास खुद जाता है। कमिंग टुगेदर वो सबको एकजुट करता है। ठीक है, इंडिया में क्या होता है होल्ड टुगेदर की, श्रीलंका में भी कौन सी होती है होल्ड टुगेदर, बेल्जियम में भी होल्ड टुगेदर। तो कौन सी कमिंग टुगेदर में क्या होता है एक साथ एकजुट होना कि कहाँ पे होता है यूएसए में, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, यूएसए इज़ करेक्ट। अब है 15 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पावर शेयर behind different organs of government or a horizontal distribution of power, identify the correct reason। ठीक है, 15 का हमारा आंसर ये हो जाएगा कि मतलब इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स टू बी प्लेस एट सेम लेवल। अब क्या होता है पावर क्यों शेयर होती है अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, हॉरिजॉन्टली टाइप ऑफ पावर में। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है, हमें करेक्ट रीज़न बताना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट सेम लेवल। ठीक है, डिफरेंट इससे कि अलग अलग टाइप की डिफरेंट ऑर्गन इसलिए प्लेस किया जाता है सेम लेवल। अब देखो ये होगा कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अब ये देखो ए भी नहीं हो सकता, इट गिव्स जुडिशरी मोर पावर देन लेजिस्लेचर। देखो ऐसा नहीं होता कि किसी को ज़्यादा पावर दे दी किसी को कम दे दी। और ये सी भी नहीं होगा कि इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ भी, ये भी नहीं होता। इट इन्फ्लुएंसेस एंड कोऑर्डिनेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये भी नहीं होता। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारा है जो हमें करेक्ट बोल रहा है वो है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को सेम लेवल में रखना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं कि कम या ज़्यादा, बराबर का हक देना चाहिए। ठीक है, तो बराबर का हक के लिए बोला गया है ये। अब है हमारा 16 क्वेश्चन, इन इंडियाज फेडरल सिस्टम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, देखो हमें एक 3 टाइप की लिस्ट दे रखी है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, और ऑप्शंस भी यही दिया है। तो बोला है इंडिया के फेडरल सिस्टम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है लेजिस्लेट ऑन 2 सब्जेक्ट। कौन से 2 सब्जेक्ट पे होता है, कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट हमारी जैसे कि हमें पता है कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। ठीक है, यूनियन लिस्ट की यूनियन के बारे में बात करी जाती है और स्टेट लिस्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट देती है। ठीक है, उनको अलाउ करती है। ठीक है,
और कंकरेंट का मीनिंग भी मीनिंग भी बताऊँ तो कंकरेंट का मीनिंग होता है कि जो भी एग्जिस्ट हो रहा है सेम टाइम पे, ठीक है, उसको कंकरेंट कहते हैं। और अब आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंजॉयड स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बोला है 17 क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द, कौन सा, नागालैंड देता है, हिमाचल प्रदेश देता है, राजस्थान देता है, तमिलनाडु, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इसका ऑप्शन हमारा नागालैंड है। क्यों नागालैंड क्यों है, क्योंकि बोला है कौन सा, मतलब कभी भी इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको स्पेशल पावर दी जाती है अंडर 371A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हम कहेंगे नागालैंड, ठीक है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। राजस्थान को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है, स्पेशल पावर नहीं दी है, हिमाचल प्रदेश को नहीं दी है, ना ही तमिलनाडु, ये कॉमन से स्टेट है। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में है, इसीलिए उसे थोड़े से कुछ आर्टिकल 371A के कारण कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है, ठीक है। अब हमारा 18 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, बोला है कि प्राइमरी क्या क्या होता है, प्राइमरी का हमारा पता है, बहुत ईजी है, सी ऑप्शन, फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग होता है। बेकिंग भी नहीं होता, आउटसोर्सिंग भी नहीं होता, बैंकिंग इट इज़ अ टर्शरी, ठीक है, वो सर्विस सेक्टर हो गया बैंकिंग, आउटसोर्सिंग भी और बेकिंग भी सेकेंडरी हो गया, ठीक है, सेकेंडरी या टर्शरी। तो हमारा कौन सा प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, तो एग्रीकल्चर का हम ये भी कह सकते हैं फार्मिंग, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 20। अब 19 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन 7 and above एज ग्रुप। अब इनको हम बोला गया है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है कि मतलब कौन से ऐसे मेजर लिए गए हैं कि जो लिटरेट मतलब जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है 7 और अबव एज ग्रुप, मतलब 7 से ज़्यादा एज ग्रुप की, तो उसको हम कहते हैं लिटरेसी रेट कहते हैं। मतलब पढ़ने की बात करी है ना, लिटरेट की बात करी गई है, लिटरेट पॉपुलेशन की, इसीलिए हम लिटरेसी रेट करेंगे, ठीक है। ड्रॉप आउट रेशो भी नहीं कहेंगे, अटेंडेंस भी नहीं कहेंगे, और इनरोल की बात नहीं हो रही, यहाँ पढ़ने की बात हो रही है, तो पढ़ना मतलब लिटरेसी, पढ़ाई होती है, ठीक है, पढ़े लिखा होना। विच ऑफ द, अब 20 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग, एवरेज इनकम का करेक्ट मीनिंग क्या होता है, ये हमें पता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज़ डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, मतलब ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला कह लो एवरेज इनकम का, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, टोटल इनकम जो कंट्री की होती है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हमारा ये हो गया। 21 हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI, कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखो क्योंकि हेल्थ एजुकेशन इनकम या पेज नंबर उसमें देख सकते हो 8 में कि मतलब ये ऐसा दे रखा है, ठीक है, पेज नंबर 13 पे देख सकते हो, ठीक है, कि ये इसमें इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन इनकम ये सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो यही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ढंग से बताती है। ह्यूमन डेवलपमेंट का ही मतलब है कि अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और पैसा इनकम होना चाहिए। अब 22 क्वेश्चन है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब बोला है ये स्टेटमेंट कहाँ पे दी गई है, ये स्टेटमेंट दी गई है ये स्टेटमेंट हम देखते हैं कि कहाँ दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो नहीं दी है, ठीक है। तो ये कहाँ दी है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दी है। ये देखिए ये ज्योग्राफी की लाइन है, ज्योग्राफी चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो ये लाइन होगी आपकी पेज नंबर 15 पर, वो आप देख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। डू नॉट रिस्पेक्ट की मतलब कॉन्सिक्वेंसेज, इन्वायरमेंटल जो ख़राब हो रहा है उससे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता नेशनल और स्टेट बाउंड्री। तो इसका मतलब क्या है, किससे रिलेटेड है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, नेशनल भी नहीं, इकोनॉमिक भी नहीं, ह्यूमन भी नहीं, सबसे अच्छा सस्टेनेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब कौन सा इनमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अ डेली बेस्ड लेबरर वर्किंग फॉर कॉन्ट्रैक्टर, कौन सा होगा, या एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि ढंग से उसको बेनिफिट्स मिलते हो, ठीक है। अगर वो छुट्टी ले तो भी उसको बेनिफिट्स मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अब देखो ए ऑप्शन है डेली वेज लेबर। लेबर को कोई लेबर इज़ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और क्लीनिंग स्टाफ इज़ इन अ प्राइवेट स्कूल, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई प्रॉपर उन्हें सर्विस बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। टेलर स्टिचिंग लोड, इनके भी बेनिफिट्स नहीं होते। सिर्फ एक इंजीनियर जो एक कंपनी में काम कर रहा है वो एम्प्लॉयड है तो सिर्फ उसी को बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब 24 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 स्टेट्स अ गारंटी ऑफ मिनिमम 100 days of employment per year. If government is unable to fulfill these 100 days of employment, the government would have to pay, कितना पे करना पड़ेगा? अगर मतलब इसमें लिखा है महात्मा गांधी इसके एक्ट के गारंटी, अगर गवर्नमेंट उनको 100 दिनों के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको करना पड़ेगा पे द कंपनसेशन इन द ल्यू ऑफ दीज डेज। मतलब जितने 100 दिनों में नहीं दे पाए हैं तो उतने डे का उन्हें कंपनसेशन, उतना पैसा देना होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। पे द कंपनसेशन इन द ल्यू ऑफ दीज डेज। अब 25 क्वेश्चन है, ये हमारा सेक्शन बी में आ गए हैं। अब इसमें भी बोला है अटेम्प्ट 18 out of 22 क्वेश्चन। अब इसमें हम सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग इमेज इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉमनली एसोसिएटेड विद द रोमांटिक एरा एंड रेवोल्यूशन ऑफ 1848। आइडेंटिफाइड नेम आइडेंटिफाई करो फॉलोइंग ऑप्शन से। अब ये इमेज आपकी बुक में बनी हुई है पेज 23 पे, ठीक है, साइड में दे रखा है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि जर्मेनिया, इसका नाम क्या है? जर्मेनिया नाम है, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। जर्मनी को पर्सोनिफाई कर रहा है तो इसी सी बात है, जर्मेनिया ही होगा। मरियाना तो कहाँ की है? मरियाना तो फ्रांस की है। फिलिप वेट, ये जो पेंटिंग है ना यही जर्मेनिया वाली, इसको फिलिप वेट ने बनाया है, ठीक है। और लॉर्ड इटालिया इसका मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमारा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ, ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, इट्स जस्ट आर फॉर नॉलेज, ठीक है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्शियन किंग हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स, ठीक है। पर्शियन किंग का नाम बताओ जो जर्मन एम्परर बना था सेरेमनी में एट वर्साइल्स में, तो कौन था? बहुत ईजी है, विलियम वन, ठीक है, ए ऑप्शन। ना ही विलियम टू था, ना ही हेनरी फोर्थ था, ना ही लुइस, ये नाम नहीं दिए गए हमारी बुक में। सिर्फ एक नाम जो था पर्शियन किंग वो है विलियम वन, ठीक है। अब 26 बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट है अबाउट बाल्कन नेशनलिज्म। द बाल्कन रीजन पार्ट हुआ था कॉन्फ्लिक्ट का बिकॉज ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर के कारण क्या वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ठीक है। या मतलब द रीजन कंप्राइज ऑफ एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडेड ग्रीक्स, मतलब रीजन के अंदर कौन कौन थे? ग्रीक्स थे, सर्ब्स थे, मॉन्टेनेग्रो थे। और या थर्ड ऑप्शन है ब्रिटिश एन एथनिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें से हमें करेक्ट, इन तीनों हमें दे रखे हैं, अब हमें बताना है कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शंस बोला है 1 and 2, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड ए ऑप्शन। क्यों होगा? क्योंकि इसमें दे रखा है करेक्ट है। बाल्कन कौन कौन थे? ऑटोमन एम्पायर का ज़्यादा पार्ट कवर कर रखा था ना। बाल्कन के बहुत सारे वर्ल्ड के अलग अलग देश थे जो एक साथ नेशनलिज्म करना चाहते थे, ठीक है। तो उनमें कौन सा है? द बाल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना था, ये एकदम पॉइंट सही है। रीजन के अंदर एथनिक ग्रुप्स थे, ग्रीक, सर्ब्स, मॉन्टेनेग्रो, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हमारा 27th question, why did weavers in Cilicia revolt against contractors in 1845? अब अप्रोप्रिएट रीज़न बताओ कि किस लिए हुआ था, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट हमारा रीज़न ये हो जाएगा कि ए कॉन्ट्रैक्टर्स डिड नॉट पे द ड्यूज, ठीक है। क्या हुआ था? अब एक बार सिलिसिया रिवॉल्ट आप देख सकते हो पेज नंबर 16 पर, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है कि वाई डेड वीवर्स सिलिसिया रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में क्यों थे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उन्हें ढंग से पे नहीं कर रहा था, जितना वो कपड़ा बनाने को देता था उतना पे ढंग से नहीं करता था। और बी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंटेड फ्यू ऑन हाई पोस्ट, ये बिल्कुल गलत है। कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट पॉलिसी बिल्कुल गलत है। लोन्स देता है हाइट इंटरेस्ट में, नहीं। सबसे अच्छा ऑप्शन करेक्ट ये है ए, कि कॉन्ट्रैक्टर उनको जितना कपड़ा बनाते थे उतना पैसा नहीं देता था।
अब है 28, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। अब क्या ये बताना है हमें कि मेजर एस्पेक्ट, मेजर रीज़न क्या था जिससे कि नेशन स्टेट बना था ब्रिटेन में। तो इसका रीज़न है पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लड रेस रेवोल्यूशन, सीज पावर थ्रू द मोनार्की। ब्लड रेस रेवोल्यूशन हुई थी पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है कि मतलब ब्लड रेस रेवोल्यूशन से ही इनने पावर ली थी मोनार्की से, जब नेशनल असेंबली रिपब्लिक बनाया था ना तब की बात है ये, ठीक है। और बाकी इसकी जो ऑप्शन है कि मतलब आयरलैंड, वेल्स, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, मैनी रिवॉल्ट्स, ये नहीं है, सिर्फ यही बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, कि उनने छीन लिया था ब्लड रेस, बिना खून बहाए रेवोल्यूशन करके ही उनने पावर ले ली थी मोनार्की से, बिकॉज जो लुइस फिलिप था वो भाग गया था, फ्ली हो गया था, ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, डेवलप्स इन एरियाज विद हाइट। ऐसा सॉइल, कौन सी सॉइल है हमें बताना है, उसके फीचर्स दे रखे हैं, ठीक है। उसके फीचर हमारे हो गए कि इट डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, इज़ लो इन ह्यूमस कंटेंट, मतलब ऐसी सॉइल जो लो ह्यूमस कंटेंट भी कम है और हिली एरियाज़ में पाई जाती है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल में पाई जाती है। अब हमें बताना है कौन सी ऐसी सॉइल है, तो हमारा ऑप्शन है डी, लेटराइट सॉइल है, लेटराइट, ठीक है। लेटराइट सॉइल के ये तीनों फीचर हैं, ये तीनों फीचर लेटराइट सॉइल के हैं, ठीक है। अब है हमारा 30 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज कैन वी पुट आइडल सोर्सेज टाइडल एनर्जी इन। अब कौन सी रिसोर्सेज है जिसमें हम टाइडल एनर्जी पुट कर सकते हैं, वो है रिन्यूएबल। मतलब टाइडल एनर्जी कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी हो गई, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ए ऑप्शन। रिन्यूएबल मतलब कि हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन रिन्यूएबल तो बिल्कुल नहीं है, एनर्जी है, टाइडल एनर्जी। टाइड पता है जब पानी की वेव्स बनती है, ठीक है, तो टाइड्स होती है, टाइड्स, हाई टाइड्स कहा जाता है, ठीक है, टाइडल एनर्जी बनती है तो वो रिन्यूएबल है, हम उसे दोबारा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग, सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स। अब इसमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है। अब बोला है इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट क्रिएट्स हार्मनी इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड it creates harmony in different groups, it brings transparency in the governance, it brings social political competition among parties। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्यों कि इट बोला गया है पावर शेयरिंग करना क्यों ज़रूरी है और क्या स्टेटमेंट पावर शेयरिंग के हित में है। तो क्या ऑप्शन होगा, एक तो देखो फर्स्ट है इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, एक तो सही होता है, पावर शेयर करना अच्छा होता है, सबके साथ पावर शेयर करनी चाहिए, इससे हारमनी भी बढ़ी रहती है, मतलब कि सब लोग शांत रहते हैं, सब लोग खुश रहते हैं कि हाँ हाँ इक्वल पावर है। और थर्ड है इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, इससे पता चलता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी, सफाई भी बनी रहती है इसमें, ठीक है। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है इट ब्रिंग सोशल पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग पार्टी, कंपटीशन नहीं बनाता, ये तो हारमनी बढ़ाता है, तो अच्छा काम है पावर शेयरिंग करना, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ठीक है। अब है हमारा है 32 क्वेश्चन, हाउ जुडिशरी एक्ट्स एज एन अम्पायर। अब अम्पायर का काम कैसे करती है एक फेडरल यूनिट में, तो कैसे करती है जुडिशरी का काम पता है, जुडिशरी देखती है कि कैसे जो लॉज बने हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, कोर्ट्स यूज़ द पावर। कोर्ट्स ही होते हैं ना, जुडिशरी का पार्ट कौन होता है, कोर्ट होता है, वो पावर को इंटरप्रेट द, मतलब जो लॉ बनाए हैं, जो मैंने अभी बताया कि जो लॉ बनाए हैं उनको चेक करता है कि सब लोग लॉ अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोर्ट्स के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों को चलवाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है 33, अब ये आ गया एसर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ठीक है। श्रीलंका अडॉप्टेड सिन्हाला, अब इसमें एसर्शन ये है, रीज़न ये है श्रीलंका ने अडॉप्ट कर लिया था सिन्हाला, सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ऑप्शन करेक्ट है। सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी ना स्टेट की, मतलब उस कंट्री की। द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फोस्टर द कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन, तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो एकदम सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एकदम सही है, ठीक है, ए ऑप्शन। क्योंकि देखो आप ही खुद ही देखो कि श्रीलंका को सही में सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था, और गवर्नमेंट जो वो क्या चाहती थी कि कल्चर हमारा ही फॉलो हो, लैंग्वेज भी हमारी और रिलीजन भी हमारा हो, तो ये दोनों मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू है, और ये जो आर है ना रीज़न जो है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, ठीक है। तो ये एकदम ईजी था। अब हमें मैच द फॉलोइंग बताना है कि कौन सा हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है।
तो अब ये इन्फॉर्मेंट अब हमें बताना है कौन कौन सी लिस्ट में आता है ये, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन सी लिस्ट में आता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेसिड्यूरी, ये पता है ना, फोर्थ लिस्ट बनी थी रेसिडरी लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट यूनियन, फिर स्टेट, फिर कंकरेंट, और फोर्थ जो लास्ट में बहुत जब इंडिपेंडेंस के बाद जो लिस्ट बनाई गई थी वो रेसिडरी सब लिस्ट थी। रेसिड्यूरी में क्या था? स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ही था, ठीक है, कंप्यूटर्स के बारे में जो इंडिपेंडेंस के बाद थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? 4, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है। आप चूज़ कर सकते हो इसमें से कौन सा होगा। देखो 2 ऑप्शन है, ए भी है और डी भी है और सी भी है। देखो ये सारे ऑप्शन है। अब हम देखो कि तो हमने कर लिया रेसिडरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। और फिर क्या होगा? सेकंड पुलिस कौन सी लिस्ट में आ गई? जो कि स्टेट लिस्ट में आ गई, ठीक है। और एजुकेशन किस में आ गया? कंकरेंट लिस्ट में। और डिफेंस किस में आ गया? यूनियन लिस्ट में। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा है कि हमने क्या क्या मार्क किया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमने किया रेसिडरी लिस्ट, ठीक है। और जो पुलिस का हमने क्या किया? स्टेट लिस्ट। एजुकेशन का क्या किया? कॉन्करेंट लिस्ट। और डिफेंस का यूनियन लिस्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब हमारा 35। अब ये थोड़ा क्वेश्चन है कि मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। Anita is appearing in an examination conducted for a requirement to central government position. In how many languages, as mentioned in 8th schedule, can she opt to take the exam in? Select the appropriate option. ठीक है, तो अब हमें इसमें से क्या चुनना है? अनीता को एग्ज़ामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, ठीक है, जो सरकारी एग्ज़ाम था सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन के लिए, लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए उसने एग्ज़ाम भरा है। हाउ मेनी लैंग्वेज में उसको पेपर मिलेगा, ठीक है, इन 8th शेड्यूल में वो, तो कौन सा वो एग्ज़ामिन मतलब कितनी वो लैंग्वेजेस होगी कि उसके लैंग्वेजेस में वो अपना पेपर दे सकती है। तो कितनी टोटल लैंग्वेजेस होती है? 22 लैंग्वेज होती है। सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 22 लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। बोला था हाउ मैनी लैंग्वेज आप मेंशन 8 शेड्यूल में कितनी सारी लैंग्वेजेस है? 22। आप पेज नंबर 21 पे भी देख सकते हो, सिविक्स के चैप्टर 2 फेडरलिज्म में भी, ठीक है। और 36 है, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटम किस टाइप से वो बताओ। पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, ये 3rd टायर होता है गवर्नमेंट का। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरी है कुछ पावर शेयर करना रेवेन्यू विद देम, ठीक है, बाकी लोग से पावर शेयर करना उसे भी ज़रूरी है। अब इसके ऑप्शन आप देखो कौन सी हो जाएगी। ये हमारा कौन सा सिस्टम है? हमारा है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ये पॉइंट्स हैं, जिसमें दिया हुआ है कि पावर शेयर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट्स में होनी चाहिए, 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट में होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट में होनी चाहिए सम पावर। और ये तो किसका ये वो दे रखा है? कॉस्टी टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो हमारा है डिसेंट्रलाइज के बारे में भी सब दे रखा है बुक में, वो देख सकते हो। ये भी चैप्टर 2 फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। और अब हमारा है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रूव दैट इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट। अब कौन सा ये हमें बताता है कि इंडिया क्वासी फेडरल स्टेट है, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा है मोर पावर्स विद सेंटर, और सेकंड है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स विद सेंटर, या इक्वल सब्जेक्ट्स विद सेंटर एंड स्टेट, करेंसी एंड रेलवेज विद सेंटर। अब बताना है 4 ऑप्शन में से कौन से करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो उसका हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन, 1st, 2nd एंड 4th, ठीक है। अब क्यों है? क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन चेक करते हैं, मोर पावर्स विद सेंटर। अब क्या होता है कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो अभी जो होल्ड टुगेदर, बिकॉज इंडिया इज़ अ टाइप ऑफ होल्ड टुगेदर गवर्नमेंट की, मतलब उसको मतलब एक सेंटर में है गवर्नमेंट और उसको दूसरे के साथ शेयर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? मोर पावर्स विद सेंटर। तो पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर रहती है, तो ये करेक्ट है। और सेकेंड है रेसिडरी सब्जेक्ट्स विद सेंटर, रेसिडरी सब्जेक्ट्स भी सेंटर के पास रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और जो 4th ऑप्शन है करेंसी एंड रेलवेज विद सेंटर, करेंसी और रेलवेज बैंक ये सब क्या होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही तो सारा वो होता है, और रेलवेज भी होती है, ठीक है।
तो ये सारा होता है। और इक्वल सब्जेक्ट्स में सेंटर एंड जो स्टेट्स होता है ना, ये सेंटर और स्टेट, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसके मुताबिक मतलब इंडिया एज अ क्वासी फेडरल स्टेट का मतलब ये हो गया कि मतलब मोर पावर सेंटर में रहती है और रेसिडरी सब्जेक्ट सेंटर में रहता है, और करेंसी, फोर्थ ऑप्शन करेंसी एंड रेलवे सेंटर, तो हमारा बी ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ इज़ करेक्ट, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन अब देखते हैं कि एक बात आपको बताएं कि क्वासी क्या होता है, कि मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो एपिरेंटली मतलब दिखता है, पर क्या बोलते हैं ऐसा है नहीं। तो इंडिया दे रखा है ना क्वासी फेडरल स्टेट, मतलब कि लगता है, एपिरेंटली मतलब कि लगता है कि ऐसा है, पर ऐसा रियली में नहीं है। तो क्वासी का मतलब ये होता है कि ऐसा लगता है पर असलियत में होता नहीं है, ठीक है। अब है 38, द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसका हमारा जो आंसर है वो है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ न्यू, क्या इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया है? करेक्ट बताना है। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब पावर शेयर होती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में। और हमारा ऑप्शन है इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस पावर, क्या ईजी है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज करना कि दोबारा से सब लोग चेंज होए पावर? पार्लियामेंट कैन ओन इट्स चेंज दिस, क्या उससे पार्लियामेंट ही चेंज कर सकते हैं? नहीं। देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एकदम गलत है, पार्लियामेंट अपने आप से अरेंजमेंट नहीं बदल सकती, ही हैव टू आस्क, मतलब राज्यसभा लोकसभा हर जगह से बिल पास करवाना पड़ता है। और जो थर्ड है इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इतना ईजी नहीं चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है तब जाकर होता है। तो हमारा थर्ड फोर्थ गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड सिर्फ ये दो ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब असर्शन रीज़न आ गया। 39 क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशंस हाउ मच, ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशन करता है कि हाउ मच डेवलपमेंट हमारी कंट्री में हो चुका है, ठीक है, या हो रहा है। और रीज़न में है कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ टू कंट्रीज़। अब नेशनल इनकम कैसे होती है दो कंट्री की, ये बताता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि सी ऑप्शन। क्यों हो जाएगा? इट इज़ अ सी ऑप्शन, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशंस हाउ मच सोशो इकोनॉमिक, ये सही है कि मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट ही बताता है किस टाइप से हर जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कंट्रीज़ में। पर जो कंपैरिजन होता है नेशनल इनकम का दो कंट्रीज़ का, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं, ये स्टेटमेंट पूरा फॉल्स है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 40, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये देखिए, ये हमारा वो है, अब इसमें से ऑप्शन बताना है। अब देखो, कोरिया टर्शरी सेक्टर है, हाँ टर्शरी सेक्टर है। फिशरमैन क्या सेकेंडरी सेक्टर है? नहीं, फिशरमैन टर्शरी नहीं है, प्राइमरी सेक्टर है। क्या कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ट्रांसपोर्टर या सेकेंडरी सेक्टर? नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए कोरियर, कोरियर मतलब कि अब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। और ये जो जैसे कारपेंटर वो भी तो सर्विस दे रहा है, तो वो भी तो आपका काम कर रहा है, तो प्राइमरी कैसे हो सकता है? प्राइमरी तो एग्रीकल्चर ये सब होता है। फिशरमैन जो है वो भी नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी प्राइमरी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर जो है वो टर्शरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कोरियर करना है, सबसे सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, ठीक है। अब हमारा ये देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये टेबल कंपैरिजन दे रखा है 3 कंट्रीज़ का डाटा दे रखा है, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, ठीक है। रीता इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी है, हु गेट्स ट्रांसफ़र टू डिफरेंट, मतलब उसका ट्रांसफ़र होता रहता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, 3 सालों बाद उसकी सर्विस में, उसकी जॉब में होता रहता है ट्रांसफ़र डिफरेंट कंट्रीज़ तक। शी हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटी टू चूज़ एनी वन, उसका अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप कंट्री ए भी ले सकते हो, किसी भी कंट्री में आप जा सकते हो, 3 कंट्रीज़ में से उसे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो अब बताओ, मेंशन इन द टेबल अबव एज अ नेक्स्ट जॉब, कौन सी नेक्स्ट जॉब लोकेशन उसकी होने वाली है? शी कैलकुलेट्स एवरेज इनकम ऑफ ऑल, अब उसको ना एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी है इन सारी कंट्रीज़ की, कंट्री ए की, कंट्री बी की, कंट्री सी की, ठीक है, एज पर द गिवन डाटा, एंड चूजेस टू बी ट्रांसफर टू कंट्री ए, ठीक है। और उसको फिर करो कि आइडेंटिफाई रीज़न, और फिर उसने अब क्या किया, उसने एवरेज इनकम उसने कैलकुलेट करी कंट्रीज़ की, ठीक है, उस डाटा के मुताबिक। और फिर उसने क्या किया, वो किस पे आ गई, कंट्री ए में ट्रांसफ़र हो गई,
ठीक है, कंट्री ए में वो ट्रांसफ़र कर गए। अब बताओ कि रीता ने कंट्री ए ही क्यों चूज़ किया, क्यों चूज़ किया? इसका ऑप्शन है क्योंकि देखो ऑप्शन में दे रखा है मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स। अब देखो एक बार देख लो कंट्री ए में क्या है। कंट्री ए में देखो 95,000 दे रखा है, 95,000, ठीक है। 1050, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200। अब बताओ, आप देख के ही बता सकते हो। इसका जब एवरेज इनकम कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका आंसर सबसे ज़्यादा आप देखो 95,000, यहाँ से 500 और 5,000, उससे तो ज़्यादा ही है ना 9,000, और यहाँ 1,000 और 500 है तो 10,500 तो ज़्यादा हो गया। और अब इसमें 15,000 है और इसमें मतलब इसमें आपका 15,000 है, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें आपका 15,000 है, ठीक है। तो 15,000 है, इसमें 9,800 है। इसमें देखो बस इसमें ही थोड़ा सा कम है, पर देखो यहाँ 4,000 है, यहाँ 500 है, तो 10,000 तो ज़्यादा हो गया ना। और ये 2,500 है, कम है। 4,800 कम है, तो कौन सा हो गया? इसमें 10,000 है, इसीलिए तो ये भी कंट्री सी भी सही नहीं है, कंट्री बी भी सही नहीं है। कौन सा बेस्ट कंट्री है जहाँ से अच्छी इनकम मिल सकती है, जहाँ पे अच्छी इनकम रहती है सिटीज़न की, वो है कंट्री ए की। अब इसके ऑप्शन बताने हैं। मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स रिच और स्टेबल है वहाँ पे, या हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और एवरेज इनकम ऑफ ए सिटीजन्स इज़ लोअर, ठीक है। तो अब इसमें हमें बताना है कि मतलब कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है बी हमारा करेक्ट है, हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम का बहुत सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। नेशनल, अब हमें यही भी ऑप्शन नहीं चूज़ करना कि नेशनल इनकम होता है सिटीज़न का हायर या एवरेज इनकम सिटीज़न लोअर, ये सब ऑप्शन नहीं है, या मोस्ट ऑफ इट सिटीजन, ऐसे भी नहीं हम कह सकते। मतलब हम ये कह सकते हैं इसका ढंग से इक्विटेबल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अब ये देखो दोबारा, विजय इज़ अंडर नरिश्ड एज इज वेट अंडर नरिश्ड है, ठीक है। 45 kg का है और उसकी हाइट है 1.78 मीटर्स। फाइंड आउट इज बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब बॉडी मास इंडेक्स निकालना है कि वो किस टाइप का है, ठीक है। तो उसका हम निकालेंगे 12.6 निकालेंगे, इसीलिए क्योंकि आप 12.6 ए ऑप्शन। अब ए ऑप्शन हमने इसलिए निकाला, बॉडी मास इंडेक्स का आपको मतलब 13 पेज में दिया होगा, पेज नंबर 13 में दिया होगा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। विजय अंडर नरिश्ड है, उसका वेट कम है, ठीक है, और उसकी हाइट इतनी है, तो बॉडी मास इंडेक्स उसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 45 इंटू 1.78 ऐसे करके, ठीक है। तो उतना हमें मिल जाएगा 12.6, ठीक है। आप कर लेना कैलकुलेट, मिल जाएगा आपको आंसर। अब दूसरा है, वुमेन वर्क्स एट स्वीट शॉप इन हर विलेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड गेट्स मेगरे सैलरी आफ्टर वर्किंग। अब एक वुमेन है, वो मिठाई की दुकान पर काम करती है अपने गांव में, और उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मेगरे, बहुत कम सैलरी, जितनी सैलरी देनी चाहिए उससे भी कम मिलती है। आफ्टर पूरा दिन वो काम करती रहती है, ठीक है। शी डजेंट गेट एनी हॉलीडेज, उसे कोई हॉलीडे भी नहीं मिलती या पेड लीव भी नहीं मिलती। रादर हर एम्प्लॉय डिडक्ट्स, और वरना तो अगर वो किसी दिन आई नहीं ना तो उसके सैलरी डिडक्ट हो जाती है जब वो अपने काम में नहीं रहती, ठीक है, जब वो एब्सेंट हो जाती है, जब वो आती नहीं है। तो अब इसमें से बताना है कौन सा सेक्टर में काम कर रही है जहाँ पे सब इरेगुलर है, कुछ पक्का है ही नहीं, ना सैलरी पक्की है, ना बेनिफिट है, ना कुछ भी नहीं है, ना पेड लीव है। तो हम सीधी बात है, हमारा ऑप्शन डी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ करेक्ट, कि डी ऑप्शन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एकदम करेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो काम कर रही है कि ना ही उसे मतलब पेड लीव्स भी नहीं मिल रही है, हॉलीडेज़ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, मीगरे सैलरी मिल रही है, और अगर वो एब्सेंट हो जाती है तो उसकी सैलरी कट हो जाती है, तो ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। अब है 44 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 2017-18 डाटा, शेयर द डिफरेंट सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। परसेंटेज बतानी है, प्राइमरी सेक्टर 44% था, सेकेंडरी 25, टर्शरी 31। अब बताओ 3 सेक्टरों में से वाई डिड द रेशो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर हाई, क्यों रेशो जो है एम्प्लॉयमेंट का प्राइमरी सेक्टर में हाई है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हम इसका ऑप्शन हम करेंगे क्योंकि वर्कर्स इन द प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयमेंट। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है कि बोला है कि 3 सेक्टर में से रेशो ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में क्यों, देखो 44% क्यों है, इसीलिए कि है क्योंकि वहाँ पे लोग अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब कि वो एक जगह, और अनडिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि जितनी ज़रूरत नहीं है उतने लोग काम करते हैं,
ठीक है, जबकि वो कहीं और में भी काम कर सकते हैं तो भी। तो इससे ना प्राइमरी सेक्टर में ही हर लोग जुड़े हुए हैं, हर लोग इसमें ऐड हो रखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो रहती है। एफर्ट ऑफ लेबर आर नॉट इक्विवेलेंट, एफर्ट ऑफ लेबर इक्विवेलेंट नहीं है। आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी सेकेंडरी सेक्टर, ये भी गलत है। ये तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करते हमें, हमारा सिर्फ यही ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, और है हमारा ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। अब है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, 45 क्वेश्चन है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन बिलो एज असर्शन एंड रीजन। द स्टेटमेंट अब बताना, क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन एंटायर वर्ल्ड आर डिप्लीटिंग, वी नीड टू फाइंड अ सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट फॉर इट। ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो अब इसमें से कौन सा हमें ऑप्शन बताना है। देखो बोला है क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन एंटायर वर्ल्ड ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, तो सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट निकालना है। रीज़न है ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस, सही में ये बात तो सच्ची है कि ऑयल एंड पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ए एंड बी ए आर, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, पर क्या दिक्कत है इसमें कि ये इसमें सस्टेनेबल, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हमें बचाएं कैसे, हम उसको डिप्लीट होने से कैसे बचाएं, ख़त्म होने से कैसे बचाएं। और वहीं पे यहाँ दे रखा है नेगेटिव बात कर रखी है कि ऑयल इंक्रीजिंग डे बाय डे बढ़ रहे हैं, इसमें बचाने की बात नहीं करी है। इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन का नहीं है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया वही है। 46 है, मैन इज़ एम्प्लॉयड ऑन फूड प्रोसेसिंग फार्म में काम करता है, उसका बहुत मैनुअल काम बहुत ज़्यादा है। हिज वाइफ एंड डॉटर भी उसके काम में मदद करते हैं, उसके फार्म में, मतलब उसके खेत में। और विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस एन एग्जाम्पल, कौन सा एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा कौन सा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि मतलब एक मैन को फूड प्रोसेसिंग कर रखा है, तो कौन सा एम्प्लॉयमेंट होगा, डिस्गाइज। अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ऐसा इसीलिए हो रहा है, देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें बोला है उसके वाइफ एंड डॉटर भी करते हैं, कि मतलब वो एक बंदा कर सकता है, मैन एक खुद फूड प्रोसेसिंग फार्म में काम कर सकता है, पर तो भी उसकी वाइफ और डॉटर उसकी मदद कर रहे हैं, तो ये डिस्गाइज्ड होगी कि अभी उनकी ज़रूरत नहीं है तो भी वो कर रहे हैं। अब सेक्शन सी हमारा अटैम्प्ट इन ए 5 क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ग्रिम्स फेरी टेल्स इज़ अ फैमिली नेम इन जर्मनी। द ब्रदर जैकब एंड विलियम ग्रिम वॉज बॉर्न इन जर्मनी, सिटिंग ऑफ हानू में वो बॉर्न हुए थे, और उनने लॉ पढ़ा था। उन्हें दे सून डेवलप एन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स, कलेक्ट करने लगे। उन्हें 6 साल अपने ट्रैवल किए गाँव से गाँव, विलेज टू विलेज, टॉकिंग टू पीपल, और फेरी टेल्स वो लिखते गए थ्रू द जनरेशन। दी वह पॉपुलर हो गई चिल्ड्रंस और एडल्ट्स में। इन 1812 दे पब्लिश फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स, उन्हें पब्लिश करी। सब्सिक्वेंटली बोथ द ब्रदर्स बिकेम एक्टिव, हो गए लिबरल पॉलिटिक्स में, स्पेशली द मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। इन द मीन टाइम दे ऑल्सो पब्लिश 33 वॉल्यूम डिक्शनरी बनाई जर्मन लैंग्वेज की। ग्रिम ब्रदर्स को ऐसा देखा जाता है फ्रेंच डोमिनेशन एज अ थ्रेट टू जर्मन कल्चर के लिए थ्रेट देखा जाता है, एंड बिलीव दैट फोक टेल्स जो उसने कलेक्ट करी वर प्योर और ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट दिखाते हैं। दे कंसीडर द प्रोजेक्ट कलेक्टिंग फोक टेल्स और जर्मन लैंग्वेज को डेवलप किया गया है एज अ पार्ट ऑफ वाइडर एफर्ट टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन एंड क्रिएट अ जर्मन नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, अब बोला गया है वाई डिड ग्रिम ब्रदर्स गिव द टेल्स अ रीडेबल फ्रॉम। अब इसको पढ़कर हमें क्या पता चला वो हमें बताना है। ग्रिम ब्रदर्स गिव द टेल्स अ रीडेबल फ्रॉम विदाउट चेंजिंग देयर कलेक्टर। तो इसका ऑप्शन हमने अभी पढ़ा है कि द कलेक्शन एंजॉयड विद डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी, ये हमारा इसका कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, द कलेक्शन एंजॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी। अब जो है कि ग्रिम ब्रदर्स जो हैं वो रीडेबल फॉर्म दिए विदाउट चेंजिंग फॉलोअर करेक्टर, उनने चेंज नहीं किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी दे रखा है कि उनने वो चेंज नहीं किया, उसे वहीं पे लिखा रहने दिया। ठीक है, ओल्ड फोक टेल्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। इम्पैक्ट ऑफ लिटरली कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रिम ब्रदर्स बहुत वाइड स्प्रेड था। अब बताओ बेस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो बेस्ट डिपिक्ट हमारा हम ये कह सकते हैं प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग। अब उसने एथनिक ही तो किया कि उसने ग्रिम ब्रदर्स ने एथनिक चीज़ों को बहुत प्रचलन किया, कल्चर को, अपने फोक टेल्स को सबको तक पहुँचाया। ठीक है, अब है द वर्क ऑफ ग्रिम ब्रदर्स इन्फ्लुएंस इंस्पायर पीपल टू कलेक्ट टेल्स। दे बिलीव्ड इन अ स्पिरिट ऑफ, कौन से बिलीव करते थे, कल्चरलिज्म। ए ऑप्शन ये एकदम करेक्ट है। कल्चरलिज्म कैसे, क्योंकि कल्चर फोक टेल्स के बारे में वो बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ टेल्स। ठीक है,
तो इसीलिए वाई डिड द फॉरेन डोमिनेशन वॉज कंसिडर थ्रेट टू नेशन बिल्डिंग, क्यों फॉरेन डोमिनेशन को ऐसे माना जाता था? इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज़, नेटिव बी ऑप्शन होगा, इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज़ एंड एथोस। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मतलब फॉरेन डोमिनेशन होगा तो नेशन बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, मतलब नेशन ढंग का बन नहीं पाएगा, इसीलिए नेटिव वैल्यूज़ एंड एथोस था। ठीक है। अब हाउ वर जर्मन एबल टू कनेक्ट विद द कल्चर, अब जर्मन अपने कल्चर से कैसे कनेक्ट होते थे? थ्रू द फीलिंग्स ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग नेशंस। ठीक है, ये देख सकते हो आप, पेज नंबर 15 पे भी है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। थ्रू द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग नेशंस। ठीक है, फीलिंग आपको जानना है कलेक्टिव बिलोंगिंग किस टाइप की नेशंस में होती हैं। ठीक है, और है टू स्टेटमेंट रेजीम्स ऑफ 1850 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। अब जो रेजीम्स थी मतलब उस क्या बोलते हैं टॉलरेट क्रिटिसिज्म, वो मतलब रेजीम थी, मतलब ट्रीटी ऑफ वाइना जब साइन हुई थी, जो मोनार्की लोग थे वो चाहते नहीं थे ना, वो लिखा हुआ है आपके में कि डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म भी नहीं चाहते थे, डिसेंट भी नहीं चाहते थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं चाहते थे। कंजर्वेटिव रेजीम्स ऑटोक्रेटिक थी, मतलब एक के हाथ में ही चलता था। तो दोनों ऑप्शन हमारे का ट्रू है, तो बोथ एंड आर ट्रू, और एक्सप्लेनेशन भी रीज़न का करेक्ट है। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन है read the following. There has been a gradual shift to a cultivation of food crops to cultivation of fruits, vegetables. This led to reduction in net sown area under cereals and pulses. Growing population इंडिया की बढ़ रही है, declining food production कम हो रहा है, big question mark है कंट्री के फ्यूचर सिक्योरिटी पर. The competition of our land between non agriculture uses जैसे हाउसिंग एक्सेट्रा, एग्रीकल्चर, नेट सोन एरिया कम हुआ है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डिक्लाइन हो रही है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ड्रामेटिक रिजल्ट से सॉइल ख़राब हो रही है, पीरियोडिक स्कैरसिटी वाटर की कमी हो रही है, रिडक्शन इन एरिया एरीगेशन के कारण, इनसफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट है, इससे वाटर का लॉग होता है और सेलिनिटी सॉल्टी हो जाता है. ठीक है, तो अब इसका हमें बताना है क्या आंसर होगा. ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा कि वन कैन इन्फर फ्रॉम द अबव गिवन इंफॉर्मेशन दैट मार्जिनल और स्मॉल फार्मर पुश्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन विच वन ऑफ इज प्रोमिनेंट कॉज. अब किस लिए ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डी ऑप्शन सॉइल डिग्रेडेशन एक्सटेंसिव ग्रीन रेवोल्यूशन. मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि इरीगेशन कुछ ज़्यादा ही की जाती है, इतनी करनी नहीं चाहिए पर वो कर देते हैं, तो सॉइल ख़राब होती जा रही है. ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है. रीड द फॉलोइंग एंड फाइंड इनकरेक्ट. गलत, हमें गलत शब्द बताना है. इंडियन फार्मर्स डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न. क्या इंडियन फार्मर अपनी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न? हाँ, मिक्स क्रॉपिंग, अलग अलग टाइप की क्रॉपिंग वो लोग कर रहे हैं. ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है. देवर शिफ्टिंग प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहे हैं सीरियल्स टू फ्रूट्स वेजिटेबल. हाँ, ये भी सही है. जूट हाई डिमांड में इंडियन मार्केट. गलत है, जूट का प्रचलन कम हो रहा है, वो हाई डिमांड नहीं लो डिमांड में है. ठीक है, लो डिमांड में वो. ठीक है, लो डिमांड में, लो डिमांड में. और जानना है अब है हमारा, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? फर्स्ट एंड सेकंड, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. 50 क्वेश्चन 50 था, 55 पे आ गया. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो देयर हैज़ बीन रिडक्शन नेट सोन एरिया कम हुआ अंडर सीरियल्स एंड पल्सेस. अब रीज़न बताओ, रीज़न ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज क्या रीज़न हो रहा है? क्योंकि इससे अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप्स. क्या हो रहा है? डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, क्योंकि नेट सोन एरिया कम हो रहा है सीरियल्स और पल्सेस में, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट हो रहा है फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप. कमर्शियल क्रॉप ग्रो करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसीलिए ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कमर्शियल क्रॉप लोग ग्रो करते हैं. ठीक है, अब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड विच वन शो ड्रामेटिक रिजल्ट्स आर नाउ बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल है सॉइल को ख़राब करने के लिए. पॉजिटिव इफेक्ट बताओ कि फॉलोइंग स्टेटमेंट से. दीज इनपुट्स हैड बीन, अब क्या हो जाएगा? दीज इनपुट्स हैज इंक्रीज आउटपुट्स. बहुत ज़्यादा ही आउटपुट कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी है. ठीक है, इंक्रीज आउटपुट, बहुत बड़े हुए आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है. There are states in India which are using fertilizers, pesticide, insecticide at excessive level to increase their agricultural production. Identify the states which are prominent level from the following options. ठीक है, तो अब इसमें से बताना है कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एक्सेसिव बहुत. ग्रीन रेवोल्यूशन, आप यही बता दो ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ सबसे ज़्यादा होती है. हमें पता है ऑप्शन बी, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, ये इस पर ज़्यादा, इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पे अपना लेवल बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का बहुत यूज़ किया जाता है. फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड बेस होता है फूड सिक्योरिटी का, की डिटर्मिनेंट ऑफ फूड अवेलेबिलिटी का होता है. अब ट्रेंड का इंडस्ट्रियल क्रॉप्स क्यों ग्रो कर रहे हैं लोग? ट्रेंड क्यों इंडस्ट्रियल
शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि टू फेच मोर इनकम। अब देखो कमर्शियल क्रॉप ग्रो करेंगे तो इनकम भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, मोर इनकम हाई प्रॉफिट, इसीलिए लोग इंडस्ट्रियल क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारा सेक्शन डी, अटेम्प्ट बोथ द मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें करना है आउटलाइन द मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई द लोकेशन विद द स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन के साथ हमें बताना है। ठीक है, तो ये लोकेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन बोला है। ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज़ मार्क्ड एज अ डैम। अब ए को हमने एक डैम मार्क कर रखा है, ये देखो यहाँ, ये रहा डैम हमारा, ए को हमने यहाँ मार्क कर रखा है, ए को हमने यहाँ मार्क कर रखा है। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा डैम होगा, कौन सा, यहाँ पे कौन सा डैम लोकेटेड है, आप खुद बताओ। भाखरा नांगल डैम, बी ऑप्शन। ठीक है, भाखरा नांगल डैम ये ऑप्शन है। देखो यहाँ पे भाखरा, ए जो है ना, ए वो भाखरा नांगल डैम है। ठीक है, यहाँ पे भाखरा नांगल डैम है। ऑन द मैप बी इज़ मार्क्ड एज मेजर टी कल्टिवेटिंग स्टेट है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कौन, कहाँ पे टी स्टेट कौन सा है, जल्दी बताओ। ये बी ऑप्शन, यहाँ कौन सी जगह है आप खुद बताओ। ये है असम, ये असम हो गई। ठीक है, ये असम हो गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट असम, और यहाँ लिख देते हैं भाखरा नांगल। ठीक है, ये भाखरा नांगल हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, भाखरा नांगल। और तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, असम, ए ऑप्शन। अब ये भी क्वेश्चन कर लो, विच आर द फॉलोइंग डैम लोकेटेड इन उत्तराखंड। अब कौन से डैम लोकेट होते हैं उत्तराखंड में, कौन से होते हैं, तेहरी, उत्तराखंड में तेहरी डैम है, ये रहा सी ऑप्शन। देखो तेहरी कहाँ पे है, उत्तराखंड इधर है ना हमारा, इधर साइड है ना, इधर साइड है, इधर कुछ साइड है ना, इधर साइड है कुछ, उत्तराखंड है ना, तो वहाँ पे कौन सा डैम है, तेहरी डैम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप है, प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला क्रॉप कौन सा होता है हमारा, हमें पता है हमारा क्रॉप होता है राइस। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रो होता है ये उत्तर प्रदेश, इधर में भी लोग बहुत खाते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हमने देखा इतने सारे क्वेश्चंस हमने करे, सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व किए करा हमने। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन चैनल, जिससे कि आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।